origin or creation? Is it designed by someone or it has originated on its own? हम बात कर रहे हैं आज इस देश दुनिया, इस ब्रह्मांड की, इस सौर मंडल की, इस पूरे के पूरे विश्व को क्या किसी ने बनाया है? इज इट अ क्रिएशन और इट इज अ ऑरिजिन? कि अपने आप से ये उत्पन्न हुआ है और एक बेटर और सिस्टमैटिक वे में ऐसे ओरिजिनेट हुआ है ताकि सारे के सारे कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स एक जैसे हैं। तो आज हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं, लेकिन हमारा ध्यान मुख्यतः जिस बिंदु पर रहेगा, जिस पर्सपेक्टिव पर रहेगा, जिस अप्रोच पर रहेगा, वो ज्योग्राफी से होगा। मतलब जो भी चीजें हम जानेंगे, उसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड हर एक एंगल से थोड़ा-सा हम समझेंगे, लेकिन मेन बात जो हम लोग करने वाले हैं, वो आपके एग्जामिनेशन के रिलेवेंट इस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन्स आ सकते हैं, उन सारी चीज़ों को समझेंगे और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि कौन-कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, जो इस टॉपिक से ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जिसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं कि ये जो ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स है जिसको हम कहते हैं ब्रह्मांड, कि किसने बनाया है? अगर किसी ने बनाया नहीं है तो बना कैसे है? और बनने के पीछे किस-किस ने क्या-क्या बताया है इसके बारे में कि ये कैसे उत्पन्न हुआ है? हाउ हैज़ इट कम इंटू ओरिजिन? ये कैसे यहाँ पर आज आया है? कैसे अगर कोई भी चीज़ देखो अगर फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो उसके पीछे का कोई भी रीज़न होता है। मतलब कोई भी चीज़ अपने आप से एक जगह पे नहीं आ जाती। तो 2 थ्योरीज़ आती हैं यहाँ पर। पहली चीज़ जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं, तो पहली बात ओरिजिन की होती है क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच के साथ, दूसरी बात होती है क्रिएशन की। ये 2 अलग-अलग बातें हैं ना? जब ओरिजिन के नज़रिए से हम लोग देखते हैं, तो वो फिर जो रेम है, वो साइंस का हो जाता है, वो विज्ञान की दुनिया में चला जाता है। उसपे सारी की सारी जो अप्रोचेज़ होती हैं, जो पागम उसको समझने के लिए आप प्रयोग करते हैं, वो साइंटिफिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के होते हैं। लेकिन जब क्रिएशन की बात होती है, तो यहाँ पर लॉजिक, रीज़निंग, एविडेंसेस, फैक्ट्स, एनालॉजी इन सारी चीज़ों का प्रयोग करते हुए इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है कि इस ब्रह्मांड को किसी ने बनाया है, जो एक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक सत्ता है। तो ये जो पूरा का पूरा डोमेन है, ये फिलॉसफी में चला जाता है फिर या माइथोलॉजी, ठीक है? क्योंकि ये यूनिवर्स कैसे भी बना हो, इतना परफेक्ट बन गया है, इतना ज़्यादा बेहतरीन बना हुआ है कि थ्रू आउट द यूनिवर्स सारे के सारे फिजिक्स के कांस्टेंट एक जैसे हैं। आप सबने अगर जो विज्ञान के छात्र हैं, जो साइंटिफिक अप्रोच से पढ़ाई करते रहे हैं अपनी क्लास 12 या आगे भी ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो वो सब इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते होंगे कि जितने भी कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट हैं, पूरे के पूरे यूनिवर्स में एक जैसे रहते हैं। चाहे वो प्लैंक कांस्टेंट हो, प्लैंक कांस्टेंट के अलावा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसके बारे में न्यूटन ने बात की थी। ये थ्रू आउट द यूनिवर्स एक जैसे कैसे हैं? कैसे इतना सिस्टमैटिक मैट्रिक्स बना हुआ है ये? तो कुछ लोग कहते हैं बाय यूजिंग द डिजाइन आर्गुमेंट कि डिजाइन है तो डिजाइनर भी होगा, किसी ने बनाया होगा। लेकिन इन सब बातों पे हमें नहीं ध्यान रखना है, हमें ओरिजिन में भी साइंस और साइंस के अंदर भी उसकी एक ब्रांच जिसको ज्योग्राफी हम लोग कहेंगे, क्योंकि सिस्टमैटिक पढ़ते हैं। साइंस को बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि जब भी बात साइंस की होती है, तो वो इसको बस इतना देखते हैं कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, नई-नई रिसर्च, नई-नई इन्वेंशन, जबकि साइंस की एक यूनिवर्सल डेफिनिशन ये नहीं, विज्ञान की ये परिभाषा नहीं है। विज्ञान कहता है कि किसी भी विषय के, चाहे वो कोई भी विषय हो, उसका क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान, एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्डर में और जब आप परफेक्टली स्टडी करते हैं किसी भी चीज़ को, देन इट अप्रोच इन इटसेल्फ इज साइंटिफिक इन नेचर। इस पूरे के पूरे उपागम उपागम का नाम ही है जिसको हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का मतलब है क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान। चाहे आप बायोलॉजी को पढ़ें अथवा उसी अप्रोच के साथ, उन्हीं साधनों के साथ आप दूसरे विषय, चाहे वो फिलॉसफी हो, उसको पढ़ें। आप सबने नाम सुना होगा पॉलिटिकल साइंस। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर थोड़ा-सा हम लोग समझते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिवर्स एंड इट्स ओरिजिन। सबसे पहले तो हम लोगों को जिस बात को समझना ला है, वो ये है कि ये जो यूनिवर्स शब्द है, ये जो यूनिवर्स है इसको थोड़ा-सा हिंदी में ब्रह्मांड कहा जाता है।
और आप सबके सब भाई बहनों से मैं थोड़ा सा इस बात की माफी चाहूंगा कि हो सकता है कि मेरे शब्दकोश में, मेरे वोकेबुलरी में अंग्रेजी भाषा के शब्द थोड़े से ज्यादा हैं। मैं कोशिश करूंगा कि दोनों भाषाओं को समन्वित करके आप सब तक पहुंचाऊं, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप सब हमसे लगातार जुड़े हुए हैं, अपने जितनी भी समस्याएं हैं हम तक पहुंचाइए, हम उन पर काम करने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्स का नाम हिंदी में हम लोग ब्रह्मांड से देखते हैं, ठीक है। दो शब्द हैं दरअसल इसको, एक जिसको कॉस्मोस और दूसरा यूनिवर्स। कॉस्मोस से मतलब है ऑर्डर्ड यूनिवर्स, ऑर्डर्ड, जो एक क्रमबद्ध तरीके से बना हुआ है, एक क्रम में है, उसी ब्रह्मांड के उस पहलू को हम लोग कॉस्मोस कहेंगे अंग्रेजी में। और यूनिवर्स का मतलब है एनीथिंग। अब क्योंकि यूनिवर्स है, यूनिवर्स का मतलब हो गया, अगर हम इसको ऐसे समझते हैं तो यूनिवर्स का मतलब हो गया एक बड़ा सा मैट्रिक्स जिसके अंदर बाकी सब कुछ आता है। हम जो कुछ भी देख पाते हैं, सुन पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, महसूस भी नहीं कर पाते, वो सारी चीजें इसी यूनिवर्स में है। यूनिवर्स क्या है? एक इसको ऐसे समझिए कि जहां तक आपका परसेप्शन है, और परसेप्शन आपके सेंसेस से हो सकता है, डिवाइसेस से हो सकता है, जहां तक परसेप्ट आप कर पा रहे हैं, जहां तक आप परसीव कर पा रहे हैं, वहां तक सारी चीजें जो आप ये देख, सुन या महसूस भी नहीं कर पा रहे हैं, वो सारा का सारा एक बड़ा मैट्रिक्स, सबसे बड़ा मैट्रिक्स जिसके बाहर कुछ ना हो, जिसके बाहर कुछ होने का सवाल ही ना हो, उस मैट्रिक्स का नाम यूनिवर्स या ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या आता है, इस चीज को पहले समझ लेते हैं कि एक यूनिवर्स में आता क्या क्या है। एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन स्पेस एंड टाइम, समय में और स्पेस में, टाइम एंड स्पेस में कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करती है वो सब यूनिवर्स का ही एक हिस्सा है। स्पेस का मतलब खाली जगह से अभी आप समझिए, लेकिन इसके अगर हम अंदर जाते हैं, इसको थोड़ा सा गहराई से समझते हैं कि स्पेस क्या होता है, तो ये एक अलग विषय में चले जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि अब जब भी मैं स्पेस शब्द से कहूं तो मेरा मतलब सिर्फ इतना आप समझिए कि वो खाली जगह है। तो जहां पे भी खाली जगह है और जो समय से बंधा हुआ है, टाइम के साथ जिसका रिलेशन है। और टाइम क्या है? टाइम इज समथिंग लाइक अ कंटिन्यूअस और रेगुलर फ्लो। कोई भी चीज ऐसी है जो लगातार सतत रूप से प्रवाहित है, उस धारा का नाम समय है, ठीक है। स्पेस एंड टाइम में कोई भी चीज जो भी आती है वो सब यूनिवर्स का एक हिस्सा है। लेकिन ज्योग्राफी में यूनिवर्स का हिस्सा किसे माना है, इस चीज को समझ लेते हैं थोड़ा सा। यूनिवर्स के अंदर स्पेस एंड टाइम पहली चीज, इसके बाद मैटर। और मैटर जब भी हम कहते हैं तो मैटर की तीन स्टेट्स होती हैं, आप समझते हैं। पदार्थ अथवा द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, लिक्विड, सॉलिड और गैस। तो लिक्विड स्टेट में जितने भी आप सब देखेंगे कि सॉलिड स्टेट में जब हम बात करते हैं तो सॉलिड स्टेट में क्या क्या आपको देखने को मिलता है? प्लैनेट्स देखने को मिलते हैं आपको, प्लैनेट्स के साथ सैटेलाइट्स देखने को मिलते हैं, उपग्रह देखने को मिलते हैं, और भी ऐसी बहुत सारी एंटिटीज देखने को मिलती हैं जो हमारे सौरमंडल में है और हमें पता है। लिक्विड स्टेट में वाटर है और बहुत सारे ऐसे फ्लूइड्स हैं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, दे आर ऑल लिक्विड, यूनिवर्स का ही पार्ट है। इसके साथ साथ गैसेस, गैसेस जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, सारी की सारी गैसें हैं। तो ये सब चीजें बनी, ये सब का सब यूनिवर्स का एक पार्ट है, और एक छोटा सा पार्ट मैटर के सिर्फ अंदर आ जाता है। हम लोग जितना परसीव कर पा रहे हैं वो केवल मैटर तक ही सीमित है ना। थोड़ी सी एनर्जी भी सुन भी पाते हैं, दीज आर साउंड वेव्स, वेव्स आर एनर्जी इन द फॉर्म एनर्जी। मैटर हो गया, एनर्जी हो गया। गैलेक्टिक सिस्टम्स, गैलेक्टिक सिस्टम्स से मतलब है जितनी भी मंदाकिनियां हैं। अब मंदाकिनी क्या है? देखो, जितनी भी शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूँ यहाँ पर, द वर्ड्स दैट आई एम यूजिंग हियर आर ऑफ इट्स ओन डेफिनेशन। इनकी खुद की अपनी एक परिभाषा है, एंड दीज आर डिफाइंड बाय ऑन इट्स ओन वे। इनकी अपनी खुद की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, और परिभाषाओं के साथ साथ इनको परिभाषित करने का क्रम अलग है थोड़ा सा। तो हर एक शब्द को आप बस अभी इनके नाम से अपने आप को परिचित करिए कि ये नाम है इनका, और गैलेक्टिक सिस्टम का मतलब है मंदाकिनी। अब ये सब होता क्या है, इन सब के बारे में एक विस्तृत चर्चा हम लोग आगे करेंगे। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, कॉस्मिक रेडिएशन। कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जो इन सब शब्द से परिचित होंगे, और कुछ बच्चों के लिए ये सारी की सारी चीजें एकदम से नई होंगी अभी, ठीक है। तो किसी को भी व्याकुल नहीं होना है, जिनको आता है वो अपना धीरज ना खोएं, और जिनको नहीं आता है वो भी धैर्य बनाए रखें, ताकि समझ में आने लगे धीरे धीरे करके। तो दीज आर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अवर यूनिवर्स, ठीक है। अब थोड़ा सा अपने ज्योग्राफी के जो ओरिजिन वाला पर्सपेक्टिव है वहां से देखते हैं कि यूनिवर्स के अंदर क्या क्या आता है। एक यूनिवर्स जो सबसे बड़ा मैट्रिक्स है, इसके अंदर 10 टू द पावर 10, लगभग
10 अरब मंदाकिनियां हैं, जिसको हम लोग गैलेक्सी कहते हैं, मंदाकिनी। हिंदी में इसको कहेंगे हम लोग मंदाकिनी, ठीक है। लगभग 10 अरब मंदाकिनी है। इसके बाद ऐसे ही एक गैलेक्सी में लगभग 10 अरब सोलर सिस्टम, 10 टू द पावर 10, 10 की घात 10 सोलर सिस्टम्स एक गैलेक्सी में होते हैं। ये किसी ने मेजर नहीं किया है कि परफेक्ट नंबर मिल गया है, एक अनुमान लगाया गया है, ठीक है। ऐसे ही एक सोलर सिस्टम में क्या होता है, तो सोलर सिस्टम में ग्रह प्लैनेट्स होते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स, जिनको हम लोग क्षुद्र ग्रह, बौने ग्रह कहते हैं। इसके बाद मून्स, जिसको सैटेलाइट कह सकते हैं, उपग्रह, एस्टेरॉइड्स, उल्कापिंड, ये सारी चीजें, ठीक है। और स्पेस डेब्रिस जो घूम रहा है इधर उधर, मैटर ऑक्युपाइड, ठीक है। ये सारा का सारा एक ऐसा मैट्रिक्स है, सबसे बड़ी यूनिवर्स, यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज, मंदाकिनियां, और उस गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम, बहुत सारे सौर मंडल, और उस सौर मंडल के अपने हिस्से, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, फिर और भी दूसरी चीजें हैं जिनको हम लोग उल्कापिंड, धूमकेतु, ये सारी चीजें कहते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर हमें इन सब चीजों को समझने की जरूरत वास्तव में क्यों पड़ी, जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने के लिए, to explain the origin of universe, there were many geographers and scientists those attempted to explain it in their own way. बहुत सारे ज्योग्राफर्स, बहुत सारे भूगोलवेत्ता और वैज्ञानिक, उन्होंने इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने के लिए नई नई परिकल्पनाएं और हाइपोथेसिस, थ्योरी, सिद्धांत दिए हुए हैं, ठीक है। वास्तव में मूल प्रश्न जो आप सबके दिमाग में आना चाहिए, there is a fundamental question which must arise in your mind, that is why these theories were altogether needed. क्यों इन सारी की सारी सिद्धांतों की, इन परिकल्पनाओं की जरूरत पड़ी हमको। और क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, जब भी आप मेंस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं चीजों को, तो मेंस में रिक्वायर करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है वास्तव में। तो आप बहुत सारी ओरिजिन ऑफ थ्योरी, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की थ्योरी पढ़ के चले जाएंगे, लेकिन इन थ्योरी की जरूरत क्या पड़ी। अगर आपको ये भी समझ में आएगा तो आपको उत्तर बाकी सारे बच्चों से बेहतर होगा। पहली चीज तो है टू एक्सप्लेन द बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स, क्योंकि कोई भी चीज, अगर ये स्टाइलस मार्कर मेरे पास आया है, तो ये भी अपने आप से नहीं आ गया है, कहीं ना कहीं से इसने किसी ने इसको बनाया है। इसके बाद मैंने इसको खरीदा और उठा के लाया और इसको मैं आज प्रयोग कर रहा हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी चीज अपने आप से, सुओ मोटो, सेल्फ मोटिव से, अपने आप से नहीं आ जाती कि खुद को क्रिएट कर दिया। ये प्रश्न सब लोगों के दिमाग में चलता रहा, और जब इस प्रश्न से उन्होंने अपने भौतिक संसार को भी जोड़ के देखा कि दुनिया में जितनी भी चीजें हम लोग देख रहे हैं, वो किसी न किसी प्रक्रिया से, किसी न किसी प्रोसेस के फलस्वरूप बनी है, एज अ रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस। तो क्या इतना बड़ा यूनिवर्स अपने आप से बन गया या किसी ने बनाया? तो उसकी जो बिगिनिंग है, उसकी बिगिनिंग के प्रोसेस क्या है, उस चीज को समझने के लिए जरूरत थी हमें कि ये कैसे बना। तो उसकी बिगिनिंग समझी। माइथोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस, मतलब जब हम बहुत देशों के धर्म नहीं होते, हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारे धर्मों के बारे में जानते हैं। इस्लाम है, जुडाइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, बहुत सारे धर्म हैं हमारे, बहुत सारे रिलीजन सेक्ट्स हैं। इन सारे धर्मों ने, इन सब के धर्मों में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि वो भगवान को मानने वाले हैं। दीज आर मोनोथिस्टिक और पॉलीथाइस्टिक, दैट इज अनदर मैटर। बट एक ऐसी सत्ता को सब मानते हैं जिसने इस दुनिया को बनाया है। बुद्धिज्म और जैनिज्म को थोड़ा सा हटा देते हैं, तो मोनोथिस्टिक जितने भी रिलीजन शब्द के अंदर आते हैं, ये सब के सब ये मानते हैं कि इसको किसी ने बनाया है। लेकिन जब से साइंटिफिक नेचर की शुरुआत हुई है, आपकी डार्क एजेस के बाद से, अंधकार युग के बाद से, आप सब इस बात से परिचित होंगे। जब आप विश्व के इतिहास को पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि यूरोप में एक ऐसा युग भी था जिसे हम अंधकार युग के नाम से, डार्क एज के नाम से जानते हैं। उसके बाद जब साइंटिफिक टेम्परामेंट की ओरिजिन होती है लोगों के माइंड में, उससे पहले भी थी लेकिन लिमिटेड, इसके बाद नए नए एक्सप्लेनेशन, नए नए रिवॉल्यूशन, नई नई चीजें हुई, सारी की सारी चीजें। तो उसके साथ एक नई अप्रोच ह्यूमन माइंड के साथ ऐड हो गई, जिसको कहते हैं साइंटिफिज्म। साइंटिफिज्म मतलब होती है वैज्ञानिकतावाद, हर एक चीज के पीछे का क्रम, उसकी तकनीक को समझना। इसने समझा, जब रिलीजन की बहुत सारी थ्योरीज, क्रिश्चियनिटीज की बहुत सारी थ्योरीज ऐसी थी जो गलत प्रूफ हो चुकी थी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी उस समय पर क्या-क्या कर रहा था, ये सब आप वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो जानेंगे। जैसे ही लोगों को लगा कि इसने एक चीज, धर्म की कोई भी बात गलत साबित हुई, जो पोप ने कह दिया वो कहीं पर गलत साबित हुआ, तो लोगों का विश्वास उनके ऊपर से उठ गया। तो उनके द्वारा कही हुई सारी बातों को अब संदेह की नजर से देखा जाने लगा।
तो इस माइथोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन को आप साइंस से रिप्लेस करने के लिए कि भगवान ने नहीं बनाया है, कुछ और ही रहा होगा क्योंकि ये पोप झूठ बोल रहा है, इस चीज को रिप्लेस करने के लिए भी साइंस की शुरुआत। एक्सपेंड यूनिवर्स अगर ये बन गया है तो लगातार एक दूसरे से दूर क्यों जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है कि दीज आर एक्सपेंडिंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, इसका रीजन क्या है, इस चीज को समझने के लिए भी जरूरत पड़ी। स्ट्रक्चर कैसा है, अगर जिस जगह पर हम रह रहे हैं ये तो बहुत छोटा सा हिस्सा है हमारे ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड का छोड़िए, हम सौरमंडल के बहुत छोटे से हिस्से हैं, पूरे सौरमंडल का 99% द्रव्यमान, 99% ऑफ द मास ऑफ द सोलर सिस्टम इज सेंटर्ड इन द सन, ओनली 1% इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ प्लैनेट। और इतने बड़े बड़े प्लैनेट हैं, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, जिसका अर्थ बहुत छोटा सा भाग है एक। तो एक अर्थ के ऊपर रह रहे एक इंसान के मन में ये सवाल आ जाना जायज है कि इस अर्थ के बाहर और क्या क्या है। जब इस चीज का पता लगा तो चंद्रमा, चंद्रमा के बाहर क्या क्या है, तो धीरे धीरे एक्सपेंड होता गया हमारा परव्यू। और जब वो परव्यू एक्सपेंड होता गया तो हमें पता लगाना की जरूरत पड़ी कि कौन कौन सी और भी चीजें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ दिस यूनिवर्स एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ दिस यूनिवर्स, और क्या क्या हो सकता है इस चीज। तो ये कुछ कारण है, दीज आर सम कॉजेस which required such theories, जिन्होंने इस प्रकार के सिद्धांतों को जन्म दिया, सीधा कह सकते हैं हम, क्योंकि कोई भी प्रश्न ऐसे ही नहीं उठता, और प्रश्न उठता है तो जवाब भी आते हैं लोगों के बीच से। अब अगली बात जो हम लोग करते हैं वो ये करते हैं, दरअसल अब थोड़ा सा इस चीज को भी जान लेते हैं हम लोग कि जब ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की थ्योरीज की बात हम लोग करते हैं, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत, तो इससे संबंधित बहुत सारे ज्योग्राफर्स और बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने तर्क, अपनी अपनी परिकल्पनाएं और अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। Each and every geographer tried to explain these reasons and causes which necessitated the origin theories, और उन सब में से जो कुछ मुख्य मुख्य थ्योरीज हैं उन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब में जिसका कुछ मैं नाम लिख दे रहा हूँ, जैसे स्टडी यूनिवर्स थ्योरी, स्टडी यूनिवर्स, साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी, क्वांटम थ्योरी, फ्लक्चुएशन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बिग बैंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, हाइपोथेसिस हैं। साइंस जिस चीज को सबसे ज्यादा साबित कर चुका है, विज्ञान से ज्यादा जो साबित हो चुकी है, those have been proved with the help of the scientific instruments and science itself in theory or in experiment, वो बिग बैंग थ्योरी है। इस बिग बैंग थ्योरी को हमें विस्तृत रूप से पढ़ना है क्योंकि इसी को ही माना जाता है सबसे ज्यादा, दिस इज द मोस्ट वाइडली, जिसको हम लोग कह सकते हैं एक्सेप्टेड और रिकॉग्नाइज्ड भी, यही थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। हिंदी में इसका नाम इसको महाविस्फोट सिद्धांत कहते हैं। बिग बैंग का मतलब होता है विस्फोट, काइंड ऑफ एक्सप्लोजन। जब हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं तो दो प्रकार के प्रकारों में उनको हम लोग विभाजित कर सकते हैं, ठीक है, जिनमें से पहला वाला जो है वो है साइक्लिक नेचर। साइक्लिक नेचर की चीजें जो है वो ये मानती हैं कि कोई भी चीज जो भी इस ब्रह्मांड में है उसके बनने का और अंत होने का क्रम ये जुड़ा हुआ है, मतलब दीज आर इन द साइकिल, बनेंगी और फिर अंत होंगी, फिर बनेंगी फिर अंत होंगी, इस प्रकार से ही चल रही है। लेकिन दूसरी परिकल्पना है वो ये मानती है कि इसकी एक निश्चित शुरुआत है, इट हैज इट्स ओन डेफिनिट बिगिनिंग, बिगिनिंग है और एंड भी होगा ही, हालांकि इसके समय क्या है, कब ऐसा होगा, ये सब चीजों की बात नहीं की गई, लेकिन इसका मूल मानना यह है कि शुरुआत है और अंत हो। तो इन दो में बांट सकते हैं, बिग बैंग जो है वो इस वाली कैटेगरी में है जो ये मानती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, अब विनाश कब होगा इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। उत्पत्ति कैसे हुई है इस चीज को समझना, आज हम लोग जिस थ्योरी, जिस परिकल्पना, जिस सिद्धांत की सबसे ज्यादा बात करने वाले हैं वो है आपकी बिग बैंग थ्योरी। और इस सेशन में बिग बैंग थ्योरी के अलावा इससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स अथवा मेंस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं उन सब की भी चर्चा हम लोग करेंगे। बिग बैंग थ्योरी
बिग बैंग थ्योरी क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। क्या है, इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दे रहा हूँ कि इसको जो प्रोपोनेंट थे, कि जो प्रतिपादक थे, जिन्होंने इस सिद्धांत को दिया है, उनका नाम था एफ जॉर्ज लेमेंटियर। ये नाम है, ध्यान रखिएगा। 1927 में इस थ्योरी को दिया गया इनके द्वारा। इसके बाद एडविन हब्बल की मदद से एक्सपेंडिंग यूनिवर्स नाम के एविडेंस से इसको अप्रूव किया गया। ठीक है, तो किसने दिया है? पहली चीज तो इसको दिया है एफ जॉर्ज लेमेंटियर। एडविन हब्बल ने बाद में इसको अप्रूव किया, वैलिडेट किया है, जिसको हम लोग कह सकते हैं। ये थ्योरी, ये सिद्धांत जो है, ये क्या मानता है? इसके हिसाब से, इसके स्टेप्स, इसकी एजम्पशंस को अगर हम फॉलो करें, तो बिग बैंग थ्योरी कहता है कि जितने भी द्रव्यमान से, जितने भी मास से आज ये सारा का सारा ब्रह्मांड बना हुआ है, वास्तव में ये सारा का सारा द्रव्यमान शुरुआत में एक छोटी सी गेंद में कैद था। एक टाइनी बॉल थी, जिसमें पूरा का पूरा द्रव्यमान, जिससे पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, वो सब उसी के अंदर केंद्रित था। क्योंकि बहुत ज्यादा द्रव्यमान था उसके पास, क्योंकि इसका जो मास था ये इनफाइनाइट था, और इसका जो वॉल्यूम था वो लगभग छोटा, बहुत छोटा, मतलब बहुत छोटी बॉल थी। मास बहुत ज्यादा हो जाएगा, नियरली जीरो हम लोग कह सकते हैं। इसकी वजह से इसकी जो डेंसिटी थी, डेंसिटी इसकी जो हो गई थी, वो भी इनफाइनाइट हो गई थी। इसका जो द्रव्यमान था वो अनंत था, अनंत द्रव्यमान। क्योंकि हम लोग जिस मास से बने हुए हैं ना, ये सारी की सारी चीजें, अगर पूरे यूनिवर्स का कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए तो उपयुक्त शब्द है, एप्रोप्रिएट वर्ड, वो अनंत, इनफाइनाइट ही है। इसके बाद वॉल्यूम, आयतन, आयतन आप सब समझते होंगे कितनी सी जगह में वो है। और घनत्व, घनत्व का मतलब होता है एक छोटी सी जगह में वो कितना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें, एक ऐसी गेंद थी, एक ऐसी टाइनी बॉल थी जिसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा था, क्योंकि सारा मास उसी के अंदर केंद्रित था। आयतन बहुत कम, और इसका घनत्व जो था, डेंसिटी जो थी, इंग्लिश में डेंसिटी वर्ड होता है, वो बहुत ज्यादा थी। ठीक है, एक ऐसी बॉल थी। लगातार कॉन्ट्रैक्शन होता गया, और इस कॉन्ट्रैक्शन के फलस्वरूप इसमें एक्सप्लोजन होता है। और इस एक्सप्लोजन, इस विस्फोट की वजह से जिस मैटर से ये बॉल बनी हुई थी, वो एक्सपेंड होने लगता है, वो ड्रिफ्ट होने लगता है एक दूसरे से दूर। समझ में आया? तो इसको कौन फॉलो करता है? देयर इज एन एक्सप्लोजन। और एक चीज को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है कि जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, वो ज्योग्राफी के स्टूडेंट की तरह से ही बता रहा हूँ। अगर हम इसके अंदर इसके माइक्रो टॉपिक्स, इसकी माइक्रो एक्सप्लेनेशंस को देखेंगे, तो उसमें टाइम भी है कि कितने सेकंड में, प्लैंक टाइम क्या है, इवोल्यूशनरी फेज क्या है, क्वार्क लाइट कब बन गई, मैटर कब बन गई, नए नए एटॉमिक पार्टिकल्स के भी नाम हैं, जिनके नाम लेप्टॉन है, क्वार्क है, ग्लूऑन्स है, एंटीक्वार्क, इन सारी चीजों की बात करें। लेकिन ज्योग्राफी का इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। आप बस इतना समझें कि इसके फलस्वरूप हुआ क्या, इसकी जनरल परव्यू क्या है। ठीक है, तो ये बॉल है, ये एक्सप्लोड होती है, ये एक्सप्लोड होके मैटर इसका जो है वो दूर दूर फैलने लगता है। लगातार कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फलस्वरूप इसका होता क्या है, एज अ रिजल्ट, एज अ कंसिक्वेंस, इसका जो टेम्परेचर है, इसका जो टेम्परेचर है, ये इनफाइनाइट बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और वही टेम्परेचर कारण बनता है बाद में इसके विस्फोट के। ठीक है, विस्फोट जब होता है, तो इस टेम्परेचर की वजह से एक्सपेंड हुई चीजें, तो जो चीजें एक्सपेंड हुई, उनके पास बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, तो उस समय वो किस फॉर्म में थी, उसको एनर्जी कह देना बेहतर है। वो ऊर्जा के फॉर्म में थी, पूरा का पूरा एक्सपेंड हुआ। एक्सपेंड होने के बाद जब वो एक दूसरे से दूर चली गई, क्योंकि एक्सप्लोजन हुआ, और एक्सप्लोजन से आप सब देखेंगे कि ड्रिफ्ट होता है दूर, आप सारी चीजें ड्रिफ्ट अपार्ट, एक दूसरे से दूर जाती हैं। तो जब वो दूर गई एक दूसरे से, तो फिर जैसे मान के चलो मैं आग के पास खड़ा हूँ, ठीक है, कुछ समय बाद में वहां से दूर चला गया, तो डेफिनेटली यहाँ के और वहां के टेम्परेचर में अंतर होगा। तो टेम्परेचर जो था ना, वो कम होने लगा। टेम्परेचर कम होने लगा, तो फिर नए नए पार्टिकल्स, छोटे छोटे फ्री पार्टिकल्स, जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स फिर बने। और फिर धीरे धीरे एटम्स और मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स बने। तो फिर जब वो मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा कंडेंस हुए, एक दूसरे के पास एग्रीवेट हुए, आप सब जानते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको न्यूटन ने दिया हुआ है, वो ये कहता है कि दो बॉडीज पूरे के पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी हो, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं। और जो बॉडी जितनी ज्यादा बड़ी हो जाती है, उसके पास फोर्स भी उतना ज्यादा हो जाता है।
तो मान के चलो एक एटम इधर है, एक एटम इधर है, इन दोनों ने एक दूसरे को अगर खींचा होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स आप सब जानते हैं ऑलवेज अट्रैक्शन होता है, खींचा तो ये बड़ा पार्टिकल बन गया, अब ये थोड़ा दूर तक के पार्टिकल खींच सकता है। तो जितनी इसकी रेंज में थे इसने सबको कलेक्ट कर लिया और इकट्ठा एक बड़ी बॉडी बन गया, एक बड़ी बॉडी बन गया, ठीक है? और भी दूसरी बहुत सारी चीजें बनी, नेबुलास बनी, मतलब जिनमें जन्म होता है, निहारिका एक शब्द होता है उनके लिए, वो सारी चीजें बनी। इन सब चीजों को हम लोग विस्तृत से अंदर आगे थ्योरीज आएंगी और थ्योरीज के बाद उन सब चीजों को जानेंगे हम लोग। अभी बस इतना समझिए कि एक प्रोटोटाइप जो है वो इस टाइप से, तो इस टाइप से ये एटम्स बने, एटम्स मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल्स ने बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स बनाई, एलिमेंट्स बना दिए, और जब वो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो गए, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बने, तो फिर जब हमारी लाइफ जो है वो एग्जिस्टेंस में आई, ऑर्गेनिजम्स बन गए, धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, और एज हम लोग एज अ ह्यूमन यहाँ पर है, ठीक है? तो सिंपल जो शुरुआत हुई थी वो एनर्जी से शुरुआत हुई, एनर्जी के भी प्रोटोटाइप से शुरुआत हुई थी, और वो सारी चीजें आज एक कॉम्प्लेक्स लाइफ स्ट्रक्चर अर्थ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटे-छोटे, जिसको हम लोग कह सकते हैं ये टाइनी बॉल है, इस टाइनी बॉल को सिंगुलैरिटी कहा गया है, ठीक है? इसमें एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन के बाद एक्सपेंशन होता है, इस एक्सपेंशन के फलस्वरूप फिर धीरे-धीरे दूर जाती हैं चीजें, और वो जो मैटर दूर भाग रहा है, धीरे-धीरे वो कंडेंस होता है टेम्परेचर के गिरने से, और वो कंडेंस टेम्परेचर बाद में प्लैनेट्स और अन्य दूसरी चीजों का निर्माण करता है, ठीक है? अब क्योंकि ये एक सिद्धांत है, थ्योरी है, और करना ज्यादा बेहतर है। जब तक हाइपोथेसिस थ्योरी नहीं बन सकती, जब तक कि वो साइंटिफिकली प्रूव ना हो जाए। तो इसको प्रूव करने के लिए इसके सपोर्ट में कौन-कौन से तर्क, कौन-कौन से तथ्य, कौन-कौन से एविडेंस दिए जा सकते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। पहली चीज है कॉस्मोलॉजिकल रेड शिफ्ट, हबल टेलीस्कोप से इसको ऑब्जर्व किया गया था। रेड शिफ्ट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का नाम है, जिसको अगर मैं ऐसे समझाऊं तो आप ऐसे देखिए कि जो डिस्टेंट बॉडी होती है, बहुत दूर हमसे कोई भी चीज होती है, कोई भी निकाय जो हमसे बहुत दूर है, जब वहां से हमारे पास लाइट आती है तो वो बहुत लॉन्ग वेवलेंथ की होती है, और लॉन्ग वेवलेंथ आप सब जानते हैं कि उसका कलर रेड हो जाता है। तो जैसे ही चीजें हमसे दूर जाती हैं, वहां से आने वाला लाइट जो है, वहां से आने वाला जो प्रकाश है, वो लाल रंग में परिवर्तित होने लगता है धीरे धीरे करके। इसकी वजह से इस फेनोमेनन को रेड शिफ्ट कहते हैं। तो क्योंकि एब्जर्ज लेमेंथियर ने जो बताया था, उसमें एक्सपेंडिंग यूनिवर्स नाम की एक चीज थी, क्योंकि एक्सप्लोजन हुआ था, और उस कहा जाता है कि वही डार्क फोर्स जो है इसको कंटिन्यूअसली एक्सपेंड कर रहा है। उस एक्सपेंशन का एक एविडेंस सपोर्ट में ये है रेड शिफ्ट नाम की फेनोमेनन, और इसको ऑब्जर्व किया जा चुका है। इसको ऑब्जर्व करते हैं और लगातार इसके सबूत भी आते रहे हैं कि दो बॉडीज, दो गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही है, नॉट इवन गैलेक्सीज, द पार्ट और द कंपोनेंट्स ऑफ गैलेक्सीज आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। समझ में आ गया? इसके अलावा एक माइक्रोवेव रेडिएशन है। जब वो मैटर बना तो मैटर के समय पर एक चीज और बनी जिसको लाइट कहा गया, प्रकाश। वो लाइट थ्रू आउट द यूनिवर्स यूनिफॉर्मली प्रेजेंट हो गई, पूरे की पूरे ब्रह्मांड में एक जैसा। लाइट नहीं, वो लाइट का ध्यान रखिएगा, जब भी मैं लाइट कह रहा हूँ तो उसका संबंध एनर्जी से है, ऊर्जा से, ठीक है? लाइट एक फॉर्म की एनर्जी है जिसको हम विजिबल लाइट कहते हैं। इसके अलावा एक माइक्रोवेव टाइप का रेडिएशन है, माइक्रोवेव रेडिएशन, जो हम लोग अपनी बेयर आई से नहीं देख सकते, वो इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में फिल्ड। तो वो जो लाइट है, वो प्रोटोलाइट जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो प्रोटोलाइट इस बात का स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि ये इस समय पर रहा होगा। अब जॉर्ज लेमेंथियर ने उसको डिफाइन किया हुआ है, ठीक है? दूसरी चीज आपकी हो गई CMBR, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। क्लियर हो गया? 1964 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। इट इज अ थर्मल रेमिनेंट ऑफ अर्ली हॉट यूनिवर्स, क्योंकि वो समय पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, इसलिए वो सब जगह फैला हुआ है। ये इसका तर्क दिया जाता है। समझ में आ गया इस चीज के बारे में आपको कि CMBR दरअसल क्या है? पूरी तरह से CMBR और रेडशिफ्ट को हम अलग सेशंस रखेंगे और उनमें समझेंगे कि रेडशिफ्ट वास्तव में क्या है। जिस सेशन का नाम ही रेडशिफ्ट के नाम से एक सेशन रख दूंगा, जिसमें आपको पूरा बता दूंगा कि रेडशिफ्ट वास्तव में होता क्या है, कहाँ से ये सारी चीजें हुई, CMBR वास्तव में क्या होता है, कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन क्या है। उसको पूरी तरह से जानने के लिए अगर आप सब जानना चाहते हैं तो मैं उसको वहां पर रख दूंगा, एक नया सेशन ले आऊंगा उसके ऊपर। लेकिन अभी क्योंकि हम ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तो आप बस इतना समझिए कि वास्तव में ये होती क्या है
और इसका एविडेंस के तौर पे क्या प्रयोग है। तो ये CMBR एज एविडेंस कहा जाता है, क्योंकि उस समय पे बहुत ज्यादा लाइट बनी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, तो वो टेम्परेचर एनर्जी पूरे में यूनिवर्स में यूनिफॉर्मली विद्यमान हो गई, यूनिफॉर्मली प्रेजेंट हो गई। उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से, ठीक है। तो वो चीज इंडिकेट करती है कि उस समय पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहा होगा। टेम्परेचर ज्यादा होता है तो बहुत शॉर्ट वेवलेंथ की वेव्स चलती हैं। फिजिक्स वाले बच्चे इसको समझ पा रहे हैं। जिन वेव्स के पास टेम्परेचर ज्यादा होता है, एनर्जी ज्यादा होती है, उनकी वेवलेंथ बहुत छोटी छोटी होती है। जिनके पास एनर्जी कम होती है, उनकी वेवलेंथ बड़ी हो जाती है। आप सब समझ पाएंगे। आप सबने ज्योग्राफी में भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जो लोग पढ़ चुके हैं उनको समझ में आ रही होगी ये चीजें, कि जब हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की बात करते हैं तो उसकी वेवलेंथ बड़ी बड़ी होती है, और जो सन से आने वाला अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है वो छोटी वेवलेंथ का होता है। तो सन से भी ज्यादा एनर्जी, सन से भी ज्यादा टेम्परेचर जब रहा होगा, तो फिर बहुत छोटी छोटी वेवलेंथ की वेव्स बनी, और वो वेव पूरे में प्रेजेंट है, जिनको हम लोग माइक्रोवेव कहते हैं। दिस इज द कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन। तो इतनी ज्यादा टेम्परेचर, इतनी ज्यादा एनर्जी की वेव प्रेजेंट है, तो इस बात से इंडिकेशन मिलता है कि नहीं कि तब टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहा होगा। तो ये रिसेंबल करता है आपकी थ्योरी को, तो ये भी एज एविडेंस है। इसके अलावा लाइट, विजिबल लाइट जो बनी, आप सबको पता है कि लाइट, लाइट एज अ टेम्परेचर एनर्जी कह सकते हैं, टेम्परेचर भी कह सकते हैं आप। एक बहुत ही साइंटिफिक नेचर का टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, और दूसरा जो है फ्यूजन एंड फ्यूजन, ओके, विखंडन और संलयन, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन और हीलियम, ये सबसे पहले बनते हैं। शुरुआत में जो सबसे पहले जो तत्व बने, सबसे पहले जो एलिमेंट्स बने, वो हाइड्रोजन और हीलियम थे, ठीक है। ये हाइड्रोजन और हीलियम, जब हाइड्रोजन नाभिक संलयित होकर हीलियम नाभिक में परिवर्तित होते हैं, ये फ्यूज होकर हीलियम नाभिक बनाते हैं। हाइड्रोजन से हीलियम जब बनता है तो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, वो लाइट ट्रेवल करती है फिर। यही कारण है कि सन और बहुत सारे तारे चमकते हैं, उनमें फ्यूजन चल रहा है, फ्यूजन चल रहा है, ठीक है। और इनका प्रयोग आजकल आप सब समझते होंगे, परमाणु बम वगैरह न्यूक्लियर वेपन बनाने में किया जाता है। हाइड्रोजन बम जिसको हम लोग कहते हैं, वो यही इसी प्रक्रिया पर काम करता है। और ऊपर जो क्या होता है कि हीलियम नाभिक टूटता है, जब वो टूटता है तो हाइड्रोजन नाभिक में टूटता है, और भी दूसरी चीजें होती हैं। जब वो टूटती हैं तो फिर उस प्रोसेस में भी एनर्जी निकलती है। इनका मतलब है कि जब भी दो एटम हाइड्रोजन और हीलियम एक दूसरे से मिले ना, तो उस समय पर बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुई। वो एनर्जी सन हम लोग देख पा रहे हैं। तो विजिबल अमाउंट ऑफ लाइट, ये जो है ना, ये भी इसी बात को इंडिकेट करती है कि हाँ ऐसा रहा होगा। तो देयर आर थ्री स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस बोथ सपोर्ट दिस थ्योरी और दोज मेक दिस हाइपोथेसिस अ थ्योरी। इस परिकल्पना से एक सिद्धांत जो बना है, वो ऐसे ही अन्य साक्ष्यों की मदद से बना। तो तीन मुख्य जो है, रेडशिफ्ट, CMBR एंड अबंडेंस ऑफ लाइट एलिमेंट। CMBR मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हर एक थ्योरी, हर एक सिद्धांत के अपने कुछ गलत पहलू तो नहीं कह सकते हैं, कुछ खामियां कह सकते हैं, कुछ कमी जिनको वो पूरी तरह से समझा नहीं पाए, ठीक है। उसको ड्रॉबैक्स कहते हैं, और वो ड्रॉबैक्स इस थ्योरी की क्या है, इसकी खामियां क्या है, इसमें ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको नहीं समझा पाई ये थ्योरी, उस चीज को समझते हैं, ठीक है। द हॉरिजन प्रॉब्लम, द हॉरिजन प्रॉब्लम से मेरा मतलब ये है कि जैसे कि इसमें बताया गया था कि ये बॉल एक्सप्लोड होती है, एक्सप्लोड होके मैटर फैलता है, तो एक इधर पे आ गया होगा, एक इधर पे, एक इधर पे, एक इधर पे, मान के चलो जो चीज यहाँ से यहाँ पहुंच चुकी है, वो इस बात को तय करती है कि ये पहले समय निकली होगी, ये क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुंच गई है ना, तो टाइम ज्यादा लगाया होगा कि नहीं, जो यहाँ से यहाँ पहुंची, क्योंकि एक्सप्लोजन एक सेम टाइम पे हुआ है, इंस्टेंट एक्सप्लोजन हुआ है। एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन की डेट भी बताई जाती है, थोड़ा सा मैं बताने से रह गया, 3.8 बिलियन ईयर्स अगो, 13.8 अरब साल पहले ये एक्सप्लोजन होता है। तो एक ही टाइम पे सब फटा ना, एक ही स्पीड से सारी चीजें जा रही हैं अलग अलग, तो जो चीज पास है और जो चीज दूर है, इसका मतलब है कि ये ज्यादा टाइम ट्रेवल करके आई है। तो जो चीज ज्यादा टाइम ट्रेवल करके गई है, उसका टेम्परेचर गिर जाना चाहिए था, तो इसका टेम्परेचर हाई होना चाहिए था, और इसका टेम्परेचर लो होना चाहिए था, हाई एंड लो। क्योंकि साइंस में बहुत सारे एविडेंसेस ऐसे हैं जो बताते हैं कि इसका और इसका, इसका और इसका टेम्परेचर एक जैसा है, तो इसको कहते हैं हॉरिजन प्रॉब्लम, ठीक है। ये प्रॉब्लम जो है, ये कहीं ना कहीं इस चीज को भी व्यक्त करती है, जिसको इस थ्योरी, ये सिद्धांत
पूरी तरह से नहीं समझा पाता। इसके अलावा सिंगुलैरिटी प्रॉब्लम, सिंगुलैरिटी एक एजम्पशन है, एक परिकल्पना है। उसके पहले क्या था, क्योंकि इतने कम एंट्रोपी में सिंगुलैरिटी नाम की चीज कहाँ से आई, कहाँ से वो सारा मास आके इकट्ठा हो गया, क्यों क्यों वो एक ही जगह पर आ गया, अलग अलग क्यों बहुत सारी बॉल्स नहीं बन गई। इन सब चीजों को पूरी तरह से ये नहीं समझा पाए, तो ये भी इनका एक ड्रॉबैक है। ठीक है, ये कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ एविडेंसेस थे जिनसे मैंने आपको परिचित कराया। अब इस थ्योरी को हम लोग समझते हैं, और समझ में मुझे लगता है कि ज्यादातर चीजें जो इसकी मुख्य मुख्य बातें हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए रिक्वायर्ड है और विषय के लिए महत्वपूर्ण है, वो आपको बता चुका हूं। इससे संबंधित कुछ प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उनकी प्रैक्टिस, एक मेंस का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखा हुआ है जिनकी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ये कुछ शॉर्ट नोट्स टाइप से हैं आप सबके लिए। ये रहा बिग बैंग। बिग बैंग ने एविडेंसेस क्या क्या हैं, तो रेड शिफ्ट, एलिमेंट एविडेंस, ऑरिजिन, सिंगुलर इवेंट 13.8 बिलियन लगभग लगभग। इम्प्लीकेशंस क्या है, यूनिवर्स और एक्सपेंड हो रहा है, इसी से स्टार्स बने हैं, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, कंप्लीटिंग थ्योरी जिनकी मैंने नाम बताया आपको। और यूपीएससी में कहाँ कहाँ पे ये आ सकता है, तो ज्योग्राफी अपनी जगह पे, साइंस एंड टेक में, इसके अलावा एसेज में आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये सब मैं आपके सबके लिए लेके आया हूँ, आप सब इसका जवाब देने का प्रयास करिए, क्योंकि काफी सारी चीजें अब मैं इसके सारे संपिक्ष में, इसके संदर्भ में, इसके कॉन्टेक्स्ट में लगभग हर एक चीज जो एग्जामिनेशन रिक्वायर करता है बता चुका हूँ। अब अगर आप समझ चुके हैं तो इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। द यूनिवर्स, सबसे पहले, विथ रेफरेंस टू बिग बैंग थ्योरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। महाविस्फोट सिद्धांत के संदर्भ में इन तथ्यों पर, इन कथनों पर विचार करें। पहली चीज जो है, यूनिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम एन एक्सट्रीमली हॉट एंड डेंस सिंगुलैरिटी। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक अनंत रूप से गर्म और घनत्व वाले सिंगुलैरिटी नाम की जगह से हुई है। कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन CMBR इज द कंसीडर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस फॉर द बिग बैंग। जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है, ये सबसे ज्यादा मजबूत और पुख्ता सबूत है बिग बैंग का। तीसरी चीज, बिग बैंग थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स स्टैटिक नेचर में है। स्टैटिक नेचर का मतलब होता है कि वो ऐसा ही था, ऐसा ही रहेगा। क्या बिग बैंग थ्योरी ऐसी कहती है? जवाब दीजिए। अपने जवाब को आपके कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा। द redshift observed in the light coming from the distant galaxies is best explained by। जो redshift फेनोमेना है, जो redshift का जो घटना है, वो किस चीज को सबूत देती है, किस चीज को साबित करती है, इस चीज को समझना है। रोटेशन ऑफ गैलेक्सीज, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, ग्रेविटेशन लेंसिंग और प्रेजेंस ऑफ डार्क मैटर। इसका जवाब भी आप सब दीजिएगा। जवाब देते समय ध्यान रखें कि क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर का भी पिन कर दें, ताकि मुझे समझ में आए। अगले जब सेशन रखेंगे तो उसमें इन सब सवालों के मैं जवाब भी दूंगा आप सबको। Which of the following discoveries provided the experimental support to Big Bang theory? बिग बैंग थ्योरी को एक्सपेरिमेंटल सबूत जो है वो कौन सी थ्योरी से मिला है, कौन सी डिस्कवरी, कौन सी खोज से मिला है? डिस्कवरी ऑफ ब्लैक होल, क्या ब्लैक होल से, ब्लैक होल्स की जो हमने डिस्कवरी की है उसकी खोज हुई उससे, डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स का, ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, या डिस्कवरी ऑफ डार्क एनर्जी? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसको बिग बैंग थ्योरी एक्सपेंड कर सकती है, जिसको समझा सकती है? ठीक है, ये रहे आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स में आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब मेंस के लिए भी मैंने आपके क्वेश्चन रखा हुआ है, बहुत ही साधारण सा प्रश्न है आप सबके लिए। इसका जवाब देने का प्रयास जरूर करें आप सब। अगले सेशन में मैं इसका जवाब जो है, एक आइडियल आंसर इसको कैसे लिखा जा सकता है, वो भी आप सबको बताऊंगा। एक इंट्रोडक्शन में आपको दे दे रहा हूँ कि किसी भी क्वेश्चन की बॉडी में 3 शब्द जरूर रखिएगा। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे कि व्हाई द बिग बैंग, जिसके कॉजेज मैंने आपको बताए, क्यों थ्योरी की जरूरत पड़ी, जिसमें आप सभी लिखेंगे। इसके बाद थ्योरी के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे कि किसने दिया, कैसे दिया, कब दिया। फिर इसकी बॉडी में जब आप आएंगे तो बॉडी में कुछ चीजों को आप लिखेंगे जो चीज आपसे रिक्वायर्ड है। मोस्ट एक्सेप्टेड क्यों है, नंबर 1, और की एविडेंसेस क्या है। तो एक्सेप्टेड क्यों है, क्योंकि साइंटिफिक सपोर्ट है इसके पीछे, और जो एविडेंसेस है उनको सबको आप बताएं। इसको मैंने बताया है, ठीक है। और इसके बाद कंक्लूड करें, इसको कंक्लूजन लिखिए इसका, और उस कंक्लूजन में भी इन बातों को लिखिए कि दो इट इज द वाइडली एक्सेप्टेड बट क्वालिफाइड, क्योंकि इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। पूरा ड्रॉबैक्स और एविडेंसेस, ड्रॉबैक्स नहीं लिखने हैं, इसको सिर्फ कंक्लूजन में रखना है। ठीक है, ये 15 मार्कर क्वेश्चन एक आपका हो सकता है, बहुत बड़ा इससे जवाब नहीं बन सकता। ठीक है, क्योंकि लिमिटेड एविडेंस, लिमिटेड सारी चीजें हैं। तो ये रहा आज का आपका सेशन।
कैसा लगा आप सबको? आप सब ज़रूर बताएँ कमेंट बॉक्स में। आपके साथ से आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारी ये पूरी की पूरी योजना, पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी सिर्फ़ आप लोगों की सक्सेस को ही डेडिकेटेड है। जुड़े रहें लगातार, सारे लोगों को जुड़ना ना भूलें। इस संदर्भ में आपके आस-पास, आपके परिवेश में जितने भी लोग हैं जो सब सिविल सर्विसेज़ की या राज्य में जितनी भी पीसीएस एग्ज़ामिनेशन होते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, जनरल स्टडीज़ जिसमें पूछी जाती है, उन सारे के सारे एग्ज़ामिनेशंस के लिए हम लोगों ने एक पहल, एक नई शुरुआत की हुई है, एक नया इनिशिएटिव है हम सबकी तरफ से कि कंप्लीट सिलेबस को एक डिटेल्ड, स्ट्रक्चर्ड और एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कवर किया जाएगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। बने रहें हमारे साथ। जय हिंद।